नमस्ते छात्रों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अनोखे राष्ट्रपति। लेखिका है महादेवी वर्मा। अनोखे राष्ट्रपति इस पाठ में अपने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संस्मरण महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादगी पसंद, सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी राजवंशी देवी सरल स्वभाव की, क्षमामयी और ममतालु थी। वे राष्ट्रपति भवन में भी अपने परिवार के लिए स्वयं भोजन बनाती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मन में अपने पत्नी के प्रति अत्यंतिक आदर तथा सम्मान था। लेखिका महादेवी वर्मा जी ये डॉक्टर राजेंद्र जी के घर गई थी और उन्होंने उनकी सहधर्मिणी यानी पत्नी किस प्रकार सादगी भरा जीवन व्यतीत करती थी, उनके जो स्वभाव है वह बिल्कुल सरल सहज था। उन्होंने आंखों देखा वर्णन इस संस्मरण में किया है। हम इस पाठ को गौर से पढ़ेंगे। तो पन्ना नंबर 16 पर देखिए, पाठ क्रमांक 5 अनोखे राष्ट्रपति। लेखिका महादेवी वर्मा। लेखिका परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती हैं। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। महादेवी जी ने लिखी हुई प्रमुख कृतियाँ निहार, रश्मि, सांध्य गीत आदि कविता संग्रह, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये निबंध, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र आदि रेखाचित्र प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम लेश मात्र भी नहीं था। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है ये बताना कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से ये जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आँखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गौलाई लिए चौड़ी टुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वन, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें
जो ऊपर के ओट को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के ओट पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि अगर और दाहिने पैर पर घुटनी छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुदरे काले बन गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाएं भौहें पर खिसक गई आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। अतः जो जिस स्थिति में अटक गया वो वहीं उसी स्थिति में लटका रह गया। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वो उन्हें लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशेष साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ के परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु
और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। सम्रांत जमींदार परिवार की परंपरा उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे वैसी जैसी रहती हैं, आई हैं, उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थीं। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात नहीं कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि टकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था, न पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी ये जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी अतिथि का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्ययसाध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्टान्न आदि एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी वो संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर
बालिकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वो सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? हाँ छात्रों, अनोखे राष्ट्रपति इस पाठ में जो नए शब्द है उनका अर्थ हम पढ़ेंगे, साथ साथ थोड़ा स्वाध्याय भी करेंगे। देखिए, गेहुआ यानी गेहूं के रंग का, गेहुआ यानी गेहूं के रंग का। वेशभूषा, वेशभूषा यानी पहनावा, पोशाक। अपने भारत देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पोशाक पहनावे किए जाते हैं। गठन, गठन यानी बनावट या रचना, गठन करना यानी रचना करना। गरिमा, गरिमा यानी गौरव या महत्व, गरिमा यानी गौरव या महत्व। सहचर, सहचर यानी साथ रहने वाला, साथ साथ रहने वाला। प्रसादित, प्रसादित यानी अलंकृत, प्रसादित यानी क्या? अलंकृत। कृतार्थ, कृतार्थ यानी सफल, मनोरथ या संतुष्ट। कृतार्थ यानी सफल, मनोरथ या संतुष्ट। शिलान्यास, शिलान्यास यानी भवन या वास्तु की नींव का पत्थर समारंभ पूर्वक रखना। यानी हम भूमि पूजन करते हैं उस समय ये जब वास्तु बनवानी है तो पत्थर लगाया जाता है, उसको कहते हैं शिलान्यास समारंभ। सहधर्मिणी, सहधर्मिणी यानी पत्नी, सहधर्मिणी यानी पत्नी। हाँ छात्रों, स्वाध्याय भी है। संजाल पूर्ण कीजिए। ये आकृति दी है सुंदर सी, साफ सुथरे अक्षरों में ये सब लिखा है, क्योंकि आप छात्र अनुकरण करें और स्वच्छ सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करें। देखिए क्या लिखना है इस संजाल में। राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण जो आपने इस पाठ में पढ़े हैं, ये 4 गुण यहां एक एक शब्दों में लिखना है। भाषा बिंदु थोड़ा व्याकरण है। शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, भेद लिखिए। संधि विच्छेद करना है और भेद लिखना है। संधि के 3 भेद है, एक व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि। तो इनके कुछ शब्द दिए हैं और उनका संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाता है या व्यंजन संधि का कौन सा प्रकार है, कौन सा भेद है, ये भी हम पढ़ेंगे। सज्जन, ये जो शब्द है उसका संधि विच्छेद देखिए कैसा हुआ है। सत अधिक जन, सत अधिक जन, ये है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नमस्ते, ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद देखिए, नमः अधिक इते, यह विसर्ग दिया है तो ये है विसर्ग संधि। तीसरा शब्द है स्वागत। क्या शब्द है? स्वागत। इसका संधि विच्छेद देखिए, सु अधिक आगत, यहां स्वर आया है इसलिए ये स्वर संधि। हाँ छात्रों, कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की पत्नी का नाम क्या था?